मैं हरभजन सिंह सिद्धू, महामंत्री हिंद मजदूर सभा, आपको जानकारी दे रहा हूं कि 24 तारीख को इंडोर तालकटोरा स्टेडियम में 550 जो देश के किसान यूनियन हैं और 10 बड़े देश के मजदूर संगठनों ने आपस में बैठकर समझौता किया है कि जो सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, आम नागरिक विरोधी जो नीतियां हैं, जो सरकार बिना बात किए हुए पूंजीपतियों के दबाव में, विदेशी पूंजीपतियों के दबाव में नीतियां बना रही है, देश को जो मुनाफा कमाने वाले कारखाने हैं कौड़ियों के भाव में पूंजीपतियों को दे रही है, इसके खिलाफ में हमने बैठक की। उस ज्वाइंट बैठक में ये तय हुआ कि हमारे को एक राष्ट्रीय सम्मेलन करना चाहिए और वो राष्ट्रीय सम्मेलन 24 को सुबह 11 बजे तालकटोरा इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में शुरू होगा और जिसमें 10 स्पीकर जो हैं वो मजदूर संगठनों के होंगे, बड़े मजदूर संगठनों के, और 10 स्पीकर किसानों की जो 550 यूनियन है उनके बड़े नेता होंगे और जिसके अंदर पूरे देश से 6000 बड़े नेता आएंगे। जो 3000 नेता किसानों के होंगे, 3000 नेता 10 मजदूर संगठनों के होंगे जो करोड़ों मजदूरों को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके अंदर सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक जो वार्ता होगी, वहाँ पर तमाम देश के अंदर कामगारों के ऊपर जो देश का निर्माण करता है, जिनके ऊपर कठोराघात है सरकार की नीतियों का, उसके ऊपर सब अपने विचार रखेंगे। और क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि किसानों के 3 बिल जो सरकार बिना बात किए हुए ले आई थी, उन्होंने 13 महीने लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर उनको ज़बरदस्ती रोका गया कैद करके और वो धरने पे बैठे रहे वहाँ पर। उन्होंने देश का सारा मौसम अपने सिर पर गुजारा, बारिश, आंधी, तूफान, गर्मी, और उसके बाद 700 उनके किसान शहीद भी हो गए वहाँ पर। हर गांव में उनकी डेड बॉडियाँ पहुँची हैं, परंतु उन्होंने, क्योंकि किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया था और पूंजीपतियों का सारा एग्रीकल्चर, देश की खेती जो है वो पूंजीपतियों के हाथ में जा रही थी, भंडारण भी जो है वो सारा पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा था, मंडियाँ भी जो हैं वो पूंजीपतियों के हाथ में जा रही थी, तो किसान अपने खेत में ही बंधुआ मजदूर हो जाता। लिहाजा उन्होंने डू एंड डाई का फैसला किया और अंत में देश की सरकार को, हमारे मुखिया प्रधानमंत्री जी को ये बात समझ में आई और उन्होंने वो 3 कानून वापस ले लिए और ये उनसे वायदा किया था कि जितनी भी आपकी खेती होगी उसकी आपकी आमदन जो है वो डबल हो जाएगी, आपको MSP मिलेगी, जो स्पोर्ट प्राइस, मिनिमम स्पोर्ट प्राइस जो है वो हर किसान को मिलेगी। और अगर कोई आपदा आएगी, बाढ़ आ जाती है, बारिश ज़्यादा हो जाती है, कीड़ा लग जाता है या अकाल पड़ जाता है, तो उनको उसका मुआवजा मिलेगा, उनको सस्ते दाम पर बीज मिलेंगे, सस्ते दाम पर खाद मिलेगी और सस्ते दाम पर बिजली और पानी मिलेगा, 24 घंटे उनको बिजली मिलेगी। ये सब उनसे वायदे किए थे किसानों के साथ और वो वायदे अभी तक पूरे नहीं किए हैं और उनके ऊपर कई सरकारों ने हरियाणा में, पंजाब में और दिल्ली में मुकदमे दायर किए हुए थे झूठे। ये भी फैसला हुआ था कि वो मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे और जो 700 किसान मरा है उसका उनको मुआवजा मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी मिलेगी। ये सरकार ने उनसे वायदा किया था, परंतु अभी तक कोई भी वायदा सरकार ने पूरा नहीं किया और उन वायदों से मुकर गई है। और इसी तरीके से हमारे जो देश के कामगार 54 करोड़ हैं, जो देश का निर्माण करता है, अपने खून और पसीने से देश का निर्माण करता है, हर सेक्टर के अंदर वो अपने जी जान से लगा हुआ है, अपने भी बच्चों का और अपना पेट पालन पोषण करता है और देश को भी उसका GDP में कंट्रीब्यूट करता है। तो लिहाजा उनकी बिना बात किए हुए सरकार ने जो 44 श्रम कानून थे, जो अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर बाद तक 19 तक, जो उन्होंने बातचीत के जरिए, संघर्ष के जरिए, कुर्बानियों के जरिए मजदूर संगठनों ने प्राप्त किए थे, इस सरकार ने पूंजीपतियों के, विदेशी पूंजीपतियों के दबाव में उनको, लेबर लॉज को, उनकी मांग थी कि वो फ्लेक्सिबल हो जाएं और किसी भी मजदूर को पक्की नौकरी ना रहे और उनको जो है वो डिसेंट वेज ना मिले और उनका ड्यूटी के आवर्स ख़त्म हो जाए, 8 घंटे से ज़्यादा मालिक उससे नौकरी ले पाएगा और उनको, महिलाओं को रात में काम करने के आदेश जारी कर दिए और पूरे जो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनकी मजदूरों की, अगर मालिक मांग नहीं मानता है तो उनके पास लास्ट रिजॉर्ट था कि वो हड़ताल पे जा सकते हैं। उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी इफ बट लगा दिया कि वो हड़ताल पे कोई मजदूर जा ही नहीं पाएगा और नोटिस जो है वो सिर्फ एसेंशियल को नहीं, नॉन एसेंशियल कैटेगरी सेक्टर को भी देना होगा।
और काम के घंटे भी बढ़ गए, नौकरी की गारंटी भी ख़त्म हो गई। कोई भी मालिक उनको ना तो पीएफ काटने को पैसा जमा कराएगा, ना उनके इलाज कराने के लिए उनके और उनके बच्चों के बीमार के ईएसआई का मेंबर बनाएगा। तो वो देश के अंदर आज़ादी के 75वें साल में जब हमारे देश के अंदर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है सरकार की तरफ से, वो हमारा 54 करोड़ देश का निर्माण करता वो बंधवा मजदूर बनता जा रहा है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जिस तरीके से सूरज उगने से पहले और सूरज डूबने के बाद उनके ड्यूटी आवर्स ख़त्म होते थे, ये इन्होंने इसी तरीके का अंग्रेज़ों का जैसा जो तानाशाह रवैया वो देश में अपनाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से देश के अंदर जितने भी प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक यूटिलिटी सर्विस हैं, चाहे भारतीय रेलवे है, चाहे वो एयरलाइंस है, चाहे वो समुद्री जहाज़ की है, चाहे वो रोडवेज वाले हैं, उनको बिल्कुल इन्होंने प्राइवेट हाथों में बेच दिया है। और जितना भी हॉस्पिटल, जो एक सरकार की संवैधानिक जिम्मेवारी है कि हर बीमार को इलाज फ्री होना चाहिए, वो सारा का सारा पूंजीपतियों के हाथ में हवाले कर दिया है। कोई भी गरीब आदमी उन हॉस्पिटलों में इलाज नहीं करा सकता है। सरकारी हॉस्पिटलों में ना डॉक्टर हैं, ना पैरामेडिकल स्टाफ है, ना मेडिसिन है, वहाँ पर वो दम तोड़ रहे हैं आम देश का नागरिक। और लिहाजा जो जितने भी एजुकेशन, जो राइट टू एजुकेशन है, वो हर बच्चे को फ्री एजुकेशन सरकार के देने का फ़र्ज बनता है, संवैधानिक फ़र्ज बनता है, परंतु इन्होंने सारे एजुकेशन को पूंजीपतियों के हाथ में कमर्शलाइज कर दिया है, वो एक सौदा बना दिया है, व्यापार बना दिया है। तो अब कोई भी गरीब आदमी का बच्चा स्कूल में पढ़ नहीं पाएगा। सरकारी स्कूलों में ना तो बिल्डिंग है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ टीचर हैं, ना कोई और सुविधाएं वहाँ पर हैं। तो लिहाजा कोई भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाई के लिए नहीं भेजता है। लिहाजा देश का भविष्य खतरे में है कि जहाँ पर हमारे देश का नौजवान साथी, जो अभी दुनिया का रिकॉर्ड टूटने वाला है, 2025 तक हिंदुस्तान दुनिया का सबसे यंगेस्ट नौजवान कंट्री बनेगा। 29 साल से नीचे के 67% पॉपुलेशन हमारी 29 साल से नीचे की रह जाएगी, जो काम करने के लायक होते हैं। अगर उनको काम नहीं मिलेगा तो देश के अंदर किस रास्ते पे जाएंगे? ये बहुत ही भयंकर जो चैलेंज हमारे सामने है, परंतु सरकार इन बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अगर कहीं पर हम सुनाने की बात करें तो उसको अनसुना कर रही है और कानून वन साइडेड पास कर रहे हैं। इतने ताज्जुब की बात है कि ऑल इंडिया हिंदुस्तान जो है, भारतवर्ष जो है, वो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर मेंबर है। ये हमारे देश में दिल्ली में ही 1919 में बनी थी, परंतु वो हर साल इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, जिसके अंदर मजदूरों के भविष्य के बारे में, उनका क्या वेतन होगा, उनका किस तरीके से इंक्रीमेंट लगेगा, कैसे उनकी पदोन्नति होगी, कैसे उनकी नौकरी की सुरक्षा होगी, बच्चों के पढ़ाई का क्या होगा, उनके इलाज का क्या होगा, उनके रहने की व्यवस्था क्या होगी, और उनको बिजली 12 महीने मिलेगी, पीने का पानी सबको मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें ILC में डिस्कस होती हैं, जहाँ पर मालिकों के भी नुमाइंदे रहते हैं, वर्कर के लीडर भी उसमें रहते हैं, सारी यूनियनों के, और सरकार के नुमाइंदे भी रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करते हैं। बड़े दुख की बात से कहना पड़ रहा है कि 2015 के बाद अभी तक ILC इन्होंने बुलाई नहीं है, और बिना ILC बुलाए हुए मजदूरों के भविष्य का फैसला सरकार वन साइडेड मालिकों के साथ मिलकर कर रही है। ये पहली दफ़ा देश के अंदर इतना कठोराघात, इतना ज़बरदस्त मजदूरों के हकों के ऊपर हमला, ये पहले, आज से पहले कभी देखा नहीं गया है। देश के अंदर इतनी महंगाई बढ़ गई है और उस महंगाई को सरकार कंट्रोल करने में बिल्कुल फेल हो गई है। आज गरीब आदमी अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकता है। 65 रुपये किलो दूध इस देश में बिक रहा है। आटा जो है वो भी 40 रुपये किलो इस देश के अंदर बिक रहा है। दालें जो है वो 100 रुपये से कम नहीं है। तेल जो है वो भी 200 रुपये लीटर तेल मिल रहा है। तो सिलेंडर जो है वो 1100 रुपये का सिलेंडर हो गया है। तो लिहाजा गरीब आदमी जो है वो खुद सरकार कह रही है कि 82 करोड़ को हम 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं खाने के लिए। इसका मतलब 82 करोड़ के पास दो हाथ में काम ही नहीं है, वो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। तो ऐसे देश की उन्नति जो सिर्फ झूठ बोला जा रहा है कि हमारा जो है वो हम 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की बन गए हैं, वो अर्थव्यवस्था किसके लिए है? गौतम अडानी के लिए है, जो दुनिया का रिचेस्ट मैन बन गया दूसरे नंबर पे। मुकेश अंबानी के लिए है, जो एशिया का रिचेस्ट आदमी बन गया है। और टाटा को इन्होंने एयरलाइन सारी बेच दी है। तो ये चंद आदमी जो 1% अमीर हैं, वो पूरे देश के 70% जो वेल्थ है उसको ग्रैब करके बैठ गए हैं।
तो ये एक जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जो जनता के लिए काम करती है, ये ऐसी सरकार बिल्कुल पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। चुनी हुई जनता ने है, परंतु वो पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है और पूंजीपतियों को कैसे मुनाफा दिया जाए उसके लिए नीतियां बना रही है। तो देश का आम नागरिक त्राही त्राही कर रहा है, परंतु ये सरकार जो है, अभी जो सरकार जनता ने इनको इतने एमपी देकर ताकत दी थी पार्लियामेंट में, उस ताकत को देखकर ये अंधे हो गए हैं और सिर्फ दूसरी सच्चाई को सुनना नहीं चाहते हैं। और अगर सच्चाई बोली जाए तो उसके ऊपर सच्चाई बोलने वाले को उत्पीड़न करते हैं, सरकारी एजेंसियों को उनके पीछे लगाते हैं। तो लिहाजा अब डर का माहौल खड़ा कर रखा है इन्होंने, पूरे देश में भय का वातावरण खड़ा कर रखा है। सरकार चाहे गलत काम करे उसके खिलाफ भी बोलने के ऊपर सजाओं का और केस बनाने का होता है। औरतों का, महिलाओं का, बच्चों के, लड़कियों का कोई भी भविष्य खतरे में है। आपके सामने जो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लाई थी, वो लड़कियों को किस तरीके से, उन पहलवानों को पार्लियामेंट के ऊपर घसीट कर पुलिस ने रगड़ कर गाड़ियों में फेंका, और जिसने उनके साथ बलात्कार किया उसको अभी तक ना तो अरेस्ट किया और उसको बेल दिलाकर, जमानत दिलाकर, वो क्योंकि बीजेपी की टिकट से एमपी है लिहाजा उसको बिल्कुल छूट दे दी गई है। इसी तरीके से अभी आप मणिपुर में देखिए कि पूरे देश ने देखा है, मई से वहाँ पर ये दंगे चल रहे हैं। 60,000 मणिपुर का नागरिक जो है वो छोड़ के भाग गया, वहाँ से दूसरे जगह पे चला गया है और 700 मकानों को, लोगों को आग लगा दी गई है। वहाँ लोगों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। दुनिया ने देखा कि औरतों को निर्वस्त्र करके, कपड़े उतार कर किस तरीके से उनका पूरे बाजार में घुमाया गया और खुले तौर पर उनके साथ बलात्कार किया गया, साझा मतलब एक मॉब की तरह से। तो ये हमारे देश में इस तरीके से अंग्रेजों के ज़माने में हुआ करता होगा, परंतु आज़ाद देश में, जो कि हम दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक देश है, उस देश के अंदर, एक हमारे देश के राज्य के अंदर इस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हो तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और हमारे देश के अंदर जो जितने भी गरीब तबके हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, या वो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, या जो आदिवासी हैं जो जंगलों में रहते हैं, जिनका जंगल ज़मीन के साथ उनका ज़िंदगी का रिश्ता है, उनको सबको ये सरकार उजाड़ रही है। सिर्फ पूंजीपतियों के लिए अच्छी ज़मीनें खाली करके दे रही है। सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं, रेलवे बेची जा रही है जो कि आम जनता का सस्ता साधन है। और इसी तरीके से हमारे डिफेंस की 41 फैक्ट्रियों को 7 कंपनियों में इन्होंने कॉर्पोरेटाइज कर दिया। उनके बनाए हुए तोप गोलों से हमने 2 युद्ध चाइना और पाकिस्तान से जीते हैं, और अब उनको कॉरपोरेशन में बनाकर उनको आगे बेचने का एक सीधा रास्ता बना दिया है। जितने समुद्री जहाज के हैं गोदी कर्मचारी, उनके पास भी काम नहीं रहा, वो भी सिर्फ अडानी के पास सारा का सारा गोदी कर्मचारी दे दिया है। तो लिहाजा स्टील का कर्मचारी है, BHEL का कर्मचारी है, PF के एम्प्लॉयज़ हैं, त्राही लोग बाग कर रहे हैं और उनकी मांगों को ये सरकार मान नहीं रही है। उनकी दी हुई ताकत के ऊपर ये बिल्कुल अंधे होकर काम कर रहे हैं। लिहाजा हमारे पास कोई चारा नहीं था। 24 तारीख को सबने सर्वसम्मत से फैसला किया कि हम यहाँ पर एक सारे दिन का अधिवेशन करेंगे, उसमें इन सारे इशूज़ के ऊपर चर्चा करेंगे और शाम को एक राष्ट्रीय सम्मेलन के अंदर एक नेशनल डिक्लेरेशन बनाकर कल इशू करेंगे सर्वसम्मत से 24 को, जिसके ऊपर आगे भविष्य की रणनीति तय करेंगे कि ऐसी सरकार से निपटने के लिए देश का आम नागरिक किस तरीके से तैयारी करे। वो तैयारी उस दिन आपको सुनने को मिलेगी।